वैल्यू एडेड मेथड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएटीएफसी। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो क्या आता है, जीडीपीएमपी। वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबसे छोटा मेथड है, सिंपल है, सिंपल रहने दें, कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, साथ के साथ खत्म हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एग्जैक्टली सेम जो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें चेंज इन स्टॉक किया था वही चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एडिशन टू स्टॉक, एडिशन टू इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस साल आपने बनाया कितना, ध्यान से सुनेंगे, आपने इस साल बनाया कितना, कह रहे जितना बेचा, कह रहे नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, इजी सा बट मजेदार। ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही हो रहा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, why do we add closing stock to the sales to calculate value of output? We add closing stock because while estimating national income or domestic income, we need the value of final goods and services produced, कि सर हमने प्रोडक्शन कितनी करी है। तो आपने सामान बेचा, एग्जाम्पल 50 लाख का, और 10 लाख का बच गया, जो इसी साल बनाया था 10 लाख का बच गया, तो प्रोडक्शन तो 60 लाख की हुई होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे सेल्स में तो पता चलेगा कि टोटल प्रोडक्शन हुई कितनी है। तो व्हाई डू वी ऐड क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर सर? वो तो समझ आ गया कि कुछ सामान इस साल बना बट बच गया, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कर, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए कि टोटल बना कितना था। बट माइनस क्यों कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक? जो आपने सामान इस साल बेचा, जो आपने सामान इस साल बेचा, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि सारा का सारा, सारा का सारा इसी साल बना होगा? आपने जो सामान बेचा हो सकता है से उसमें से कुछ पिछले साल का था, तो सेल्स तो टोटल सेल्स है, सेल्स है 50 लाख, वो सेल्स ये तो नहीं बना रही कि ये सामान बना कब था। तो अगर कोई ऐसा सामान है जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, उसको माइनस कर दो, वो इस साल की प्रोडक्शन नहीं है, वो पिछले साल की प्रोडक्शन में आ चुका होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो बेसिकली हम चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करते हैं और सेल्स में ऐड कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियर? जब हम सेल्स ले रहे हैं, जब हम सेल्स ले रहे हैं तो सेल्स इंक्लूड्स बोथ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपको सेल्स गिवन है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है कि डोमेस्टिक सेल्स इतनी है, इसका मतलब इसके अलावा कुछ बाहर भी हो सकता है, हमने कंट्रीज में बेचा हो, तो सेल्स में आपको टोटल सेल्स चाहिए। क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट के बस इतने से ही कंपोनेंट्स हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मनी स्पेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये और कुछ नहीं, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो ये मनी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ goods and services, purchase of raw materials, goods and services, ये किसका है? ऑब्वियसली बाय द प्रोड्यूसर। इंडिविजुअल लेवल पे तो कभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो नहीं सकती, ये सारा प्रोड्यूसर का ही खर्चा है। ऑन रॉ मटेरियल्स, ऑन पावर, बिजली का बिल है वो भी मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है,
तो एनी, जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स सुने थे वही है ये, एनी मनी स्पेंट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट goods which are used during the production process, which get exhausted, which get consumed or converted during the course of production। तो क्या आएगा यहाँ पे, नॉर्मली परचेजेस होती हैं, बट मैंने बताया कि क्या हो सकता है, कोई और एक्सपेंस है, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी इंटरमीडिएट क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे सकते हैं। बट परचेजेस में ध्यान क्या रखना है, इंक्लूड्स बोथ domestic purchases and imports, includes both domestic purchases and imports। तो value added is value of output minus intermediate consumption। खत्म, इतना सा फॉर्मूला है। बट क्या होता है कि हमें सेक्टर वाइज कैलकुलेट करनी पड़ती है कि वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, value added by the secondary sector, value added by the tertiary sector। सर ये ऐसे कैसे होगा, हमें सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, हर एक सेक्टर की अलग दे रखा होगा कि इनकी सेल्स कितनी है, इनकी परचेज, जैसे फार्मर मिलर बेकर 3 सेक्टर्स हो गए फॉर एग्जांपल। ऐसे आपको 3 अलग अलग सेक्टर्स दे रखे होंगे या अलग अलग फर्म्स दे रखी होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। द पॉइंट इज, जब आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला, अगर आपको फर्म वाइज दे रखा है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म एक्स, फर्म वाई, फर्म 1, फर्म 2, व्हाटएवर, बट मैं कह रहा हूं अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, तो 1 प्रोड्यूसर एट अ टाइम निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, 1 प्रोड्यूसर एट अ टाइम निकलता है, 1 सेक्टर एट अ टाइम निकलता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही कंसोलिडेटेड है तो आपका डायरेक्टली कंसोलिडेटेड निकल जाएगा, बट अगर आपको फर्म वाइज ए का अलग, बी का अलग दे रखा है, तो पहले आप ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर आप बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, और क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स और सेक्टर्स is equal to GDP MP। That is GVA फर्म ए प्लस GVA फर्म बी प्लस अलग अलग दे रखे हैं, तो सबका ग्रॉस वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या आता है, GDP MP। पॉइंट इज, वैल्यू एडेड मेथड में भी जब सारे कंपोनेंट्स ऐड अप करते हैं तो हम कहां पहुंचे, GDP एट MP। उसके बाद क्वेश्चन हमें बताएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, उनको डोमेस्टिक इनकम चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला इसका बड़ा ही छोटा सा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से डिराइव करना ही तो सीखना है। कभी कभी डायरेक्टली गिवन होगी, बट कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। यह है फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड।